हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है और मैंने कल आपको कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उसके पिछली क्लास में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करके बताया था। यदि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को ना देखा हो तो आप उन क्वेश्चंस को वीडियोस में देख सकते हैं। पहले हल्के क्वेश्चंस जब आप करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है और फिर आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे जो मैंने क्वेश्चंस का एक क्रम बनाया है वो टॉपिक वाइज है। पहले एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं, दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं एंड देन उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उनको देखा होगा, यदि ना देखा हो तो देखिएगा। क्वेश्चंस की सीक्वेंस में ही हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग क्वेश्चंस नंबर 69 देख लेते हैं। 68 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा सा अगर हम नोटिस करें तो NiCN4 कॉम्प्लेक्स के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं और एक चौथा स्टेटमेंट है CuNH3 का होल 4 2+ के बारे में। बच्चों, क्वेश्चंस का जो अप्रोच है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो हम लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है। या तो क्वेश्चंस इतना ज़्यादा किया हुआ हो आप लोगों ने कि क्वेश्चंस देखते ही आप पकड़ने लग जाओ कि क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। बट यहाँ पर हमारा टारगेट क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं जिससे आपकी सोच समझ विकसित हो जाए और आप इस जैसे और कई क्वेश्चंस को कर पाओ। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। NiCN4 2- के बारे में अगर हम देखें तो NiCN4 2-, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ जो निकेल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। चेक कर लेना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2 आएगा। अब निकेल +2 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आता है, आर्गन 3D8 4s2 सॉरी 4s0 2+ है ना, 4s0 एंड 4p0। अब बच्चों इसको थोड़ा सा देखो, ये 3D8 है, आपको पता है D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, S में 1 है और P में 3 है। D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो CN है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और CN की संख्या कितनी है, 4। तो ये इनर ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करेगा, अंदर के D ऑर्बिटल्स को लेने की कोशिश करेगा, या कहें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रभाव में ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग हो जाएगी। और अगर पेयरिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई तो आप खुद से सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ का है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के कहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह। पेयरिंग के बाद, पेयरिंग क्यों ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आपको याद करना चाहिए ये जो CN है
ये कैसा लिगेंड है? ये लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा Cn है। तो आप बताओ, टोटल 4 ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग होगा ये, और मिक्सिंग होने के बाद आपको पता होना चाहिए, यहाँ जब मिक्सिंग हो जाएगा तो हमारे जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 बनेंगे और एक रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड। ये जो ऑर्बिटल्स बना हुआ है, इसने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या कहें तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? DsP2। इसका नाम है DsP2। सबके नाम क्या है? DsP2, DsP2। अब आप बताओ, एक Cn माइनस जो होगा वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दूसरा Cn माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तीसरा Cn माइनस तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और चौथा Cn माइनस चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों, आपने NiCN4 2- का पूरा डिटेल देख लिया। अब इस डिटेल से आप थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करो। आप हाइब्रिडाइजेशन क्या देख रहे हो? DsP2। DsP2 की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। कैसी स्ट्रक्चर होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी है? 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, जिसको अपन लोग n कहते हैं, वो कितना है? 0 है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है? ये होता है डाया मैग्नेटिक। ये क्या होता है? डाया मैग्नेटिक नेचर का होता है। अब आपको NiCN4 के बारे में डिटेल दिख रही है, तो अब आप बताओ, आपसे पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो NiCN4 हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कहोगे गलत स्टेटमेंट है, स्क्वायर प्लेनर होता है। NiCN4 स्क्वायर प्लेनर, बोलोगे हाँ ठीक है। एंड पैरामैग्नेटिक, बोलोगे नहीं, डायामैग्नेटिक है। तीसरे वाले में देखो, स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक, बोलोगे हाँ ये स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकलेगा? sp3, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये ये जो स्टेटमेंट है, मैं गलत बोल दिया हूँ आपको। एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो ये जो स्टेटमेंट है, ये भी कैसा स्टेटमेंट होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, गलत स्टेटमेंट होगा। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था ना, चेक करके देख लेना। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, और करेक्ट क्यों होगा वो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया है, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं 70th क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ध्यान से करना। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ NiCO का होल 4 एंड NiPPS3 का होल ट्वाइस Cl2। बच्चों ध्यान रखना, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये जो CO है ये पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, और इधर भी देखो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे कि Ni जिसका एटॉमिक नंबर होता है 28, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 0। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 0। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो क्या आएगा? आर्गन
3D8 4s2 ये रहेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 4p भी है, भले 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इनको बनाएं तो देखो ये d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, s में 1 है और p में 3 है। अब देखो होता क्या है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो CO है या जो अदर लिगेंड है, ये s इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज देते हैं। दैट मीन्स इनकी हो जाती है पेयरिंग। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो आप खुद से सोच लो, जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो पूरे पूरे पेयर अप हो गए, देखो पूरे पूरे पेयर हो गए। अब खाली कौन बचा, एक s और 3p, इन्हीं के बीच में होती है मिक्सिंग। तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है वो क्या निकलता है, sp3। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो आप बताओ NiCO का होल 4 और इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, दोनों की कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ये आपका 70 का C आंसर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस किया जाएगा। देखो 71 क्वेश्चंस को देखो बच्चों, 71 क्वेश्चंस को हम लोग बात कर रहे हैं, 71 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आपको पता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, थोड़ा सा सोच के देखो FeCN6 4 माइनस है और FeCN6 3 माइनस है। बच्चों जब हम FeCN6 4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2 आएगी, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगी, 3। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 है, अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो जो हमारा Fe का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आर्गन तो रहेगा, ठीक है, 3d6 4s0, ठीक है, ध्यान रखना Fe2 प्लस की बात हो रही है। और अगर Fe3 प्लस की अगर हम बात करेंगे, Fe3 प्लस की बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5 4s0 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। Fe 3 प्लस का होगा 3d5 4s0। अब बच्चों ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करेगा तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, यहाँ Fe के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट मीन्स n बराबर 0 होगा। और यहाँ पर जब पेयरिंग होगा तब भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा FeCN6 3 माइनस, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसके अलावा अगर हम इन सब की बात करें तो आप खुद से चेक कर लेना, यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा, +1 के फॉर्म में आप इसको रखोगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2, और +2 वाला अभी हाल देखा, ये डायमैग्नेटिक होता है। और कोबाल्ट का अगर केस देखोगे तो कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0। यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 0। तो बच्चों केवल एक ही कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3 माइनस, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 1, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। बच्चों कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, दिस इज़ नॉट द बोर्ड एग्ज़ाम, ये आप बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो कि मैं एक एक क्वेश्चंस पर डिटेल के साथ समय दूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने अप्रोच सीखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। आपको इन क्वेश्चंस
को करना चाहिए। आप शुरुआत अगर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो स्पीड पर मत जाओ। आप इंडिविजुअल एक एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, उससे आपका अप्रोच सुधरेगा। स्पीड अपने आप आने लगती है, जब आपको टॉपिक की नॉलेज होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। जिसको नॉलेज ही नहीं होगी टॉपिक की, तो वो स्पीड बढ़ा करके क्या करेगा, गलत सरफ करेगा। इसलिए बेहतर आपके लिए यही है कि आप आंसर से ज़्यादा चारों ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। कई सारे बच्चे होंगे जिन्हें हो सकता है ये जल्दी जल्दी सॉल्व करना समझ में ना आया हो। वो ये चाहते हैं कि नहीं सर, आप पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, तब जा कर के आप आंसर बताओ। तो बच्चों, इसमें बहुत समय लगेगा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें लगता है मैं पूरे लेक्चर में 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप करो। नहीं आता है आप बताओ। आपकी जो भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, मैं उसमें आपके डाउट्स को दूर कर दूंगा, या आप मुझे पूछिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा ग्रुप पर। तो पूछो आप। अगर नहीं पूछ रहे हो तो सॉल्व करो। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है। अब देखते हैं 72 क्वेश्चन नंबर को। आप देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। बच्चों, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, थोड़ा सा सोच के देखो। यहां पर देखो जो जिंक है। अब कहोगे सर आपने डायरेक्टली जिंक को क्यों पकड़ लिया। आप बताओ, Fe का कॉन्फ़िगरेशन आप सब बच्चों ने पढ़ा है ना, 3d6 होता है। यहां पर वीक लिगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखो। मैं थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ। मैं पहले ए ऑप्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। Fe F6 3- देखो कैसे करते हैं। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कहोगे सर निकाल ली। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई। ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि चलो Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बोलोगे सर ये भी लिख देंगे, क्या लिखोगे, आर्गन 3d5 और 4s0, ये लिखोगे। ठीक है। और 4p0 और 4d0, ये सब तो होगा। अब आप बताओ F6 ये कैसा लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड क्या बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो उसको मतलब किससे होगा, बाहर के S से, बाहर के P से और बाहर के D से। इन्हीं से मतलब तो होगा। एक S 3P और 2D, इनके बीच में मिक्सिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, बाहर का ऑर्बिटल यूज होगा। ये जो अंदर के D5 हैं ये अनपेयर्ड थे, ये अनपेयर्ड रहेंगे। और आप बताओ, अगर D इलेक्ट्रॉन्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका जो नेचर होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये कैसा होगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो जैसे ये सॉल्व किया मैंने, उसी तरह से आपको और सॉल्व करना है। तो ये तो पैरामैग्नेटिक है, इसको चेक करना। ये है क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ और H2O वीक लिगेंड है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ में, कॉपर 2+ में क्या होता है, 3d9 होता है। ठीक है। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। मगर जब हम ZnNS3 का होल 6 सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखोगे, ये आएगा Zn2+। और Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d10 4s0। तो 3d10 होने की वजह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यही वाला होगा जो डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा।
आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक, तो इसका आंसर होगा ZnNS3 2+, ये डायमैग्नेटिक होगा। तो बच्चों ये 72 क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 73rd क्वेश्चन की। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक। आपसे पूछ रहा है कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन डायमैग्नेटिक है। देखो जो वीक लिगेंड होंगे वो तो डायमैग्नेटिक होंगे नहीं, क्योंकि वो आउटर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो COF6 ये तो डायमैग्नेटिक होना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, अब इसके बाद डायमैग्नेटिक के केस में क्या होगा। देखो यहाँ Ni2+ की बात हो रही है, Ni2+ की बात होगी तो 3D8 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, ये भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा। सॉरी ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये आपका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ये आपका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि ये आंसर होना चाहिए। ओके सर आपने कैसे पकड़ लिया, कैसे, देखो चेक करके बताता हूँ। Ni इसमें Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सॉल्व कर लेना, +2 आएगा। अब आप बताओ Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ओके सर होगा आर्गन 3D8 4s0 4p0। अब आप बताओ ये 3D8 हमने बना दिया, 4s0 बना दिया और ये 4p बना दिया। 8 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों NH3 ये कैसा लिगेंड है, ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ कर देगा, पेयरिंग कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, और जब पेयरिंग करेगा तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बताओ 6 NH3 है, तो 6 NH3 है, इसमें (3D8) कर दिया हम लोगों ने, है ना। नहीं ये आंसर नहीं होगा। देखो अगर हम NH3 को स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तौर पर देखें तो अगर ये पेयरिंग करेगा तो यहाँ पर एक d ऑर्बिटल फ्री हो पाएगा, जबकि हमको 6 लिगेंड चाहिए तो हमें 2 d की ज़रूरत है, 1 s की ज़रूरत है और 3 p की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में ये पेयरिंग नहीं होगी, ध्यान से समझना बच्चों, ये पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ऐसी पेयरिंग होने के बाद केवल एक d ऑर्बिटल खाली बच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बाहर का d यूज़ करेंगे, ये बाहर का d इस्तेमाल होगा। 3D8 अनचेंज रहेगा, अनचेंज का मतलब समझते हो आप सभी बच्चे, अनचेंज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, अनपेयर्ड रहेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक बाहर का s, बाहर का p और बाहर का d इस्तेमाल होगा, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स टाइप का ये बनेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। ध्यान रखना बच्चों, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये आंसर नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये आंसर नहीं होगा, मैंने गलत टिक किया था।
ये आंसर नहीं होगा। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब आप बाकी को देखो, देखो ये क्रोमियम है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1। अब आपको पता है बच्चों, ये कोबाल्ट है, सॉरी कोबाल्ट कह रहा हूँ, कार्बोनिल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये पेयरिंग करेगा तो यहाँ पर 2d वेकेंट हो जाएंगे। तो देखो ये पेयरिंग के बाद कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, ये होगा डायामैग्नेटिक। ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों चेक करके देखना आप, ठीक है, चेक करके देखना। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। जैसे ही कार्बोनिल लिगेंड नज़दीक आएगा, ये S वाला इलेक्ट्रॉन भी D में शिफ्ट हो जाएगा और पेयरिंग के बाद 2D 1S और 3P इस्तेमाल होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो क्या होगा, D2sp3, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, जिसकी वजह से ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 73rd को सॉल्व करना था बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर ट्रैप हो सकते थे, मैंने सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद आपको विद रीज़न आंसर दे दिया कि ये क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के बारे में आपसे पूछा गया है, आप सभी बच्चों बताओ। यहाँ निकेल 2+ है, निकेल 2+ है और 4 लिगेंड इस्तेमाल होंगे बाहर के, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये देखो NiCO का होल 4 बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, आप सभी को पता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। आप सभी को पता है इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्रा हेड्रल। और आप सभी को पता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0, जिसकी वजह से ये क्या होता है, डाया मैग्नेटिक नेचर का होता है। तो इसका आंसर होगा डी। आपसे यही पूछ रहा था ना कि कौन सा डाया मैग्नेटिक है, तो इसका आंसर होगा डी। बाकी सभी या तो पैरामैग्नेटिक होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सब के सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 75th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ निकेल इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, तो बच्चों अभी हाल ही देखा है, सॉरी पैरामैग्नेटिक पूछा है, पैरामैग्नेटिक पूछा है। तो यहाँ पर देखो NiNS3 होल 4, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। तो आप बताओ बच्चों, निकेल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन आर्गन 3d8 4s0 होगा, ठीक है। और लास्ट में 4p0 भी होगा। अब यहाँ पर ठीक है, अब देखो इसमें जो NH3 है, NH3 जो है वो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और जब वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो आपको पता है ये जो D इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो D ऑर्बिटल्स हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये अनअफेक्टेड रहेंगे। और S और P इनके बीच मिक्सिंग होकर के हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3। और आपको पता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, जिसकी वजह से ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो आपसे यही पूछा था कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो NH3 है वो मैंने बोला वीक लिगेंड,
जबकि मैंने जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस किया था तो NH3 को हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। बच्चों ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की तरह बिहेव करता है। कब करता है उसका जो केस है वो आप मुझसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखो, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ अगर अमोनिया एज ए लिगेंड है तो वो वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ देखो NH3 था, तो ये जो NH3 था ये कैसा था, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अगर हम NH3 को जैसे इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था, यहाँ देखो, यहाँ पर NiNH3 2+ था, तो आप बताओ यहाँ पर भी NH3 था मगर हमने इसको क्या माना था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो अमोनिया को वीक लिगेंड कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो अमोनिया को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी अमोनिया वीक की तरह बिहेव करता है और इसके भी कई सारे केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए 4 में आप इसको वीक लिगेंड मान लीजिए और 6 में आप इसको क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह इसको बिहेव कराते हैं। ठीक है तो इसका आंसर 75th का ए होगा, इसको आप कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चंस को हम यहाँ बताते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अगर आपको ये क्वेश्चंस का अप्रोच समझ में आ गया, करने का मेथड समझ में आ गया तो गलती नहीं होगी। अगर अप्रोच समझ में नहीं आया तो गलती आप लोग कर बैठोगे और गलती बहुत भारी पड़ जाती है। ठीक है, सिलेक्शन एक एक नंबर से आप लोगों का छूट जाता है। कृपया करके प्रैक्टिस खुद से करें। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं जिनको बनता है वीडियो रोक दें, आप चेक कर लें आप क्या आंसर लगाते हो, फिर एक्चुअल में इसका क्या आंसर आता है अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो 76 क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो लिखा है मोस्ट ऑफ द 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni2+ आयन आर स्क्वायर प्लेनर रादर देन टेट्राहेड्रल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। FeH2O6 3+ आयन इज मोर पैरामैग्नेटिक देन FeCN6 3-। तो आप देखो यहाँ पर Fe3+ है, यहाँ पर Fe3+ है, बट ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, तो ये मोर पैरामैग्नेटिक होगा इसकी तुलना में, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी ठीक है। और यहाँ देखो FeCN6 4- आयन इज पैरामैग्नेटिक बट FeCN6 3- इज डायमैग्नेटिक। मैंने अभी हाल सॉल्व किया, FeCN6 4- जो होता है वो ये डायमैग्नेटिक होता है और ये वाला क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो यही स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आपसे पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है बाकी 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 77th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द कंपाउंड विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म। कौन सा कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। आप बच्चों सब लोग देखो, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, 2+। यहाँ पर क्या आएगी, 2+, और 2+ में क्या होता है, 3d9। 3d9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। NO में आपको पता है ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। NO2 में भी आपको पता है ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। मगर जब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ Ag+ होगा, और Ag+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, क्रिप्टॉन 4d10 5s0। देखो d10 है, भरा हुआ d है, तो यही है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यही होगा हमारा डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म।
तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वही पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, यही पैरामैग्नेटिज्म को शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है 78th क्वेश्चन है। देखो 78th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, एक का नाम है NiCO का होल 4, दूसरा है NiCN का होल 4 2-। बच्चों अभी हाल सिखाया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3, और बच्चों अभी हाल सिखाया है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, dsp2। याद करना चाहिए, ये तो बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स हैं, एकदम रटे होना चाहिए। और NiCl4 इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आपका रहता है वो क्या रहता है, sp3। ठीक है, तो आप सभी लोग देखो एक काम करता हूँ, चूँकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो दिया ही नहीं है, यहाँ तो आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग इसको बताते हैं। NiCO का होल 4 जो रहता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, ये डायमैग्नेटिक रहता है। NiCN का होल 4 इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, पेयरिंग होने के बाद बनता है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। बट यहाँ जो NiCl का होल 4 है ये वीक लिगेंड है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो देखो NiCO का होल 4, NiCN का होल 4 आर डायमैग्नेटिक एंड ये तो गलत ही लिखा हुआ है, यहाँ देखो NiCO का होल 4, NiCN का होल 4 आर डायमैग्नेटिक एंड NiCl का होल 4 2- इज पैरामैग्नेटिक। ये बच्चों रहेगा। कहोगे सर समझ में ज़्यादा अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ देखो NiCO का होल 4, इसकी बात करें तो इसमें निकेल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप बताओ निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कहोगे सर आर्गन 3d8 4s2 4p0, 4 लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये s वाले इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3d10 एक s और 3p। अब आप बताओ इनके बीच मिक्सिंग हो जाएगा तब जाके बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, और 3d10 होने की वजह से ये कैसा होता है, ये होता है डाया मैग्नेटिक। ये कैसा होता है, डाया मैग्नेटिक। तो NiCO का होल 4 हो गया डाया मैग्नेटिक। अब देखो NiCN का होल 4 2-, इसमें Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ध्यान रखना +2 है, और Ni2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 3d8 4s0 4p0। अब 4 लिगेंड हैं तो एक D इस्तेमाल होगा। बच्चों देखो यहाँ पर 3d8 को जब आप बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये पेयरिंग कर देगा, और पेयरिंग करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जो ऑर्बिटल है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया। तो आप बताओ एक D खाली है, एक S खाली है और 2 P खाली है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा किसमें, NiCN के होल 4 में, वो क्या आएगा dsp2। मगर देखो यहाँ पेयरिंग हो गई है इसलिए ये भी कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। ये भी कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। मगर जब आप बात करोगे NiCl के होल 4 की, NiCl का होल 4 2- की जब हम बात करेंगे तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, आर्गन 3d8 4s0 एंड 4p0। मगर यहाँ पर Cl कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो sp इस्तेमाल होंगे, D पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो NiCl का होल 4 कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और ये दोनों कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल में भी खूब पूछा गया होगा और कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स एकदम आपको मौखिक याद होने चाहिए, सॉल्व करने का आपके पास समय बच जाना चाहिए। ये ऐसे आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्कैंडियम H2O का होल 6 3+ आयन इज। अब आप बताओ, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+, इसमें स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, +3 है। तो आप बताओ स्कैंडियम 3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, कहोगे सर आर्गन 3D0 4s0। आप बताओ डी इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही नहीं, जब डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तो क्या होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलरलेस होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ये कलरलेस है, और चूंकि 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री होगी ही, तो ऑक्टाहेड्रल और कलरलेस होगा। तो देखो ऑक्टाहेड्रल है और कलर्ड, तो कलर्ड है, ये तो गलत ऑप्शन है। यहाँ देखो डायामैग्नेटिक होगा, देखो डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब पेयर ऑफ है सब, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा और कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। बाकी सारे आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। देखो ये कलरलेस दिख रहा है मगर पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है इसमें, तो ये सारे आंसर्स गलत हैं। एक ही आंसर सही है, कलरलेस और डायामैग्नेटिक होगा, ScH2O होल 6 3+ आयन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 80th क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये देखो अमंग ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हैं और साथ में एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। द कलरलेस स्पीशीज, अब बच्चों कलरलेस स्पीशीज के बारे में पूछ रहा है, तो देखो कलरलेस स्पीशीज को पहचानने का तरीका तो आपको पता ही है। पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आप बताओ यहाँ पर जो टाइटेनियम है, देखो यहाँ टाइटेनियम है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +4। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +4। अब आप बताओ टाइटेनियम अगर +4 होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, आर्गन 3D0 4s0। देखो 3D0 इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन यहाँ नहीं होगा, तो इसको कैसा होना चाहिए, इसको होना चाहिए हमारा कलरलेस, ठीक है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो सब वीक लिगेंड है, Fe के कोबाल्ट में अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितनी आएगी, +3। अब आप बताओ कोबाल्ट +3 अगर ऑक्सीडेशन नंबर हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 3D6 4s0। चूँकि ये वीक लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी, और ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, तो ये आंसर तो नहीं होगा। आगे देखते हैं NiCl का होल 4, अभी हाल चेक करके दिखाया था, ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब CuCl2 को देख लेते हैं। यहाँ पर Cu की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +1, और आपको पता है Cu+1 का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3D10 4s0। ये देखो भरा हुआ डी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, ये हमारा कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो बच्चों ये TiF6 और Cu2Cl2 ये दोनों कलरलेस होंगे, तो देखो TiF6 एंड Cu2Cl2 ये हमारा सही आंसर होगा, आंसर नंबर डी, ये हमारा कलरलेस होगा। ये इस 80th क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं 81st क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन है, द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। अब बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है,
तो आप कहोगे सर म्यू बराबर √n n+2 यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन। इस तरह से निकलता है। अब आपसे पूछ रहा है किसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, तो कहोगे सर जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग चेक करते हैं। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए आपको लिगेंड के भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो जाए। अभी तो फिलहाल ये वीक लिगेंड, 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 तो लिगेंड की वजह से दिक्कत नहीं आने वाली है। आप केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? +2। कितनी आएगी? +2। +2 आने की वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 3d4। क्या आएगा? 3d4, 3d4 4s0, 3d4 4s0। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। और Fe2+ में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आएगा? +2। और Fe+2 में अगर ऑक्सीडेशन में निकालेंगे तो 3d6 और 4s0। और 3d6 में अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएं 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो हमें लगता है यही आंसर होगा। इन्हीं में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सेम है। यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, वरना यहाँ चेक करो, यहाँ 5 आएंगे और यहाँ पर 4 आएंगे, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर चेक करोगे तो कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट 2+ में आई थिंक यहाँ पर 3 आएंगे और यहाँ पर 4 आएंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। क्रोमियम में +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगी, +2 का मतलब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ कोबाल्ट में +2 है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करके देख लेना। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें अलग अलग आएंगे, चेक करके देख लेना। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो जो आएगा वही मैग्नेटिक मोमेंट इसके लिए भी आएगा। तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो 81 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 82nd क्वेश्चंस को। ये देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। 82nd क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, कमेंट में आंसर दो 82nd क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। देखो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा सही से मैच नहीं है, आप बताओ जल्दी से। CuNH3 का होल 4, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये तो करेक्ट मैच है, ये तो सही मैच है। NiCO के होल 4 में ये जो CO है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये भी करेक्ट मैच है। FeCN6 ये CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये अंदर वाले D यूज़ करता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। तो ये वाला आंसर होगा, ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है। इसमें देखो, इसमें EAN का रूल फॉलो होता है, चेक कर लेना, EAN निकलवाया था मैंने। तो ये सब चीज़ करेक्टली मैच्ड है, यही है। यहाँ पर हमारा D2sp3 लिखना चाहिए, लिखा था sp3d2, सो दिस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आपका आंसर नंबर होगा C। अब देखते हैं 83rd क्वेश्चन को। लिखा है अमंग दिस स्पीशीज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ निकल आर। बच्चों अभी हाल निकाल के दिखाया मैंने। NiCO का होल 4 मैंने कहा था, सीधा याद रखना। NiCO का होल 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3। NiCN के होल 4 में भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाया था, क्या आता है? DsP2। और NiCl का क्या रहता है? sp3। तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 DsP2, sp3 DsP2 और sp3। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? B। इसका आंसर कौन सा सही होगा? B आंसर सही होगा। ठीक है,
अब देखते हैं 84th क्वेश्चन को। देखो 84th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ NiCO का होल फोर Ni, ये तो कर चुके हो अभी हाल। दोनों की ज्योमेट्री कैसी आई थी? टेट्राहेड्रल। पहले क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा था। नेक्स्ट देखो, ये है 85th क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। देखो CONH3 का होल 6 2+ और CONH3 का होल 6 3+ लिखा है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इज ऑक्सीडाइज टू डायमैग्नेटिक दिस बाय द ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, आगे लिखा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो इनकरेक्ट है, ये तो गलत है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑक्टाहेड्रल, नहीं, ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। FeCN6 3- इज स्टेबल देन FeF6 3-, नहीं, ये भी गलत है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बना हुआ है, इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा निकलेगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, जबकि दिया उल्टा है, तो ये भी गलत आंसर है। द CuNH3 होल 4 2+ आयन हैज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नहीं, ये देखो अभी हाल मैंने निकाल के दिखाया था, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? DsP2, और DsP2 की वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला स्टेटमेंट कैसा होगा? करेक्ट होगा। अब और ज़्यादा करेक्टनेस को जस्टिफाई करने के लिए आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच के देखो। देखो यहाँ पर कोबाल्ट 2+ है, तो देखो कोबाल्ट 2+, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा? आर्गन 3d7 4s0, ये हमने 3d7 को बना दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बच्चों देखो क्या होता है कि अगर NH3 लिगेंड अप्रोच करेगा तो आपको पता है पेयरिंग होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और वो कहाँ पहुँच जाएगा? इस जगह पे। मगर ये इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? अनपेयर्ड का अनपेयर्ड ही रहेगा। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आगे के कक्षक में, यहाँ 4p होगा और 4d होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आगे ही शिफ्ट हो जाएगा, मगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बना रहेगा। अगर CO2+ की बात करेंगे तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया ही जाएगा CO2+ में। CO2+ का जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ बनाते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो जाएगा? इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। मगर जैसे ही हम कोबाल्ट NH3 होल 6 3+ बनाते हैं, तो जैसे ही हम 3+ बनाएंगे तो कोबाल्ट 3+ में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d6 4s0 हो जाएगा, और आपको पता है 3d6 में ईजीली पेयरिंग हो जाएगा, ईजीली पेयरिंग हो जाएगा। और ईजीली पेयरिंग का मतलब है कि अंदर के 2d ऑर्बिटल्स खाली ईजीली हो जाएंगे और ईजीली इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले d ऑर्बिटल्स में भरने शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो वो स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो CO2+ लगातार कोशिश करेगा कि वो किस में बदल जाए? CO3+ में। क्यों बदल जाए? क्योंकि ऐसा होने से ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल, और साथ ही साथ डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा। तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है टू डायमैग्नेटिक दिस बाय द ऑक्सीजन एंड एयर। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, वैसे आप इसको दूसरे अप्रोच से भी लगा सकते थे, 3 स्टेटमेंट गलत थे, तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है कि सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 86 क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर लगाया हुआ है
ध्यान से देखो, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करते हैं इसे। देखो पहले आप गलत कैसे करते हो हम वो सिखाते हैं। आप फटाक से देखते हो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +2। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +2। और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, बोलेगा +2। आ गई +2। अब देखो तुरंत देखो गलत कैसे करते हो, पहले मैं वो बता रहा हूँ। Mn2+, Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, कहते हो आर्गन 3d5 4s0। आप बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कहते हो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 हैं। उसके बाद कोबाल्ट की बात करते हो, कोबाल्ट में 2+ है, कोबाल्ट में 2+ होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हो, आर्गन 3d7 4s0। 3d7 को बना के देखना, n बराबर कितना आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3। और उसके बाद आता है Fe2+, Fe2+, Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, आर्गन 3d6 4s0। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फटाक से निकालते हो, कैसे कहते हो, n बराबर कितना है, 4। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म किसके पास होगा, Mn वाले के पास, फिर Fe वाले के पास, फिर CO वाले के पास। तो Mn फिर Fe फिर CO, और आप फटाक से लगा देते हो कौन सा आंसर, बी, और गलत हो जाता है। बी गलत आंसर है। कहोगे सर क्यों गलत है आंसर, तो देखो यहाँ वीक लिगेंड है, यहाँ वीक लिगेंड है, यहाँ तो नॉर्मल सा ट्रेंड जो चल रहा था वही चलेगा। यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पर Fe2+ का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d6 आएगा, मगर ये Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये इस 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा, और पेयरिंग करने के बाद अंदर के 2 d ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा। तो आप बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 नहीं होंगे, बल्कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 हो गए तो ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। ध्यान से समझना, डायामैग्नेटिक हो गया या मतलब इसका पैरामैग्नेटिज्म 0 हो गया। तो आप खुद से बताओ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहले Mn फिर CO और लास्ट में क्या हो जाएगा, FeCN6 4-। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने पर बहुत सारे बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, और उसमें गलत ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सोच समझ के करिएगा कि गलत ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 87th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, तो तुरंत चेक करो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सब स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्रोमियम 3+। तो आप बताओ क्रोमियम 3+, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन, आर्गन 3d3 4s0। यहाँ पर FeCN6 Fe3+ आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। Fe3+ का क्या आएगा, आर्गन 3d5 4s0। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Fe2+, कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d6 4s0। और यहाँ Zn2+, कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d10 4s0। अब आप बताओ जब हम इसमें पेयरिंग करेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 0। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, 0 है। और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के बाद भी, पेयरिंग तो ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 2d ऑलरेडी खाली है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, तो जिसमें n ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमियम आंसर आएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा होगा। कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले में
n बराबर 3 रख के आंसर निकाल सकते हो। 3 रखोगे तो 3 2 5 3 15, लगभग 3.9 BM के आसपास आपका आंसर निकलेगा। चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। आई थिंक 87th क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 88th क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट 5.9। 5.9 का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5। कहोगे कैसे पता चला सर? देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n+2, ये होता है फॉर्मूला। अब सोचो यहाँ पर अंडर रूट अगर 36 होता तो 36 का अंडर रूट कितना आता? 6। तो अंडर रूट 36 के आसपास अगर होगा तो उसका आंसर कितना होगा? 5.9। अब बताओ ये 5.9 आने के लिए यहाँ अंडर रूट 36 के आसपास होना चाहिए, और वो कब होगा? जब n बराबर 5 रखोगे। 5 रखोगे, 5 और 2 7, 7 का ओढ़ा 5 में करोगे तो 35 आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 35 तब आएगा जब n बराबर कितना रखोगे? 5। तो आपने प्रिडिक्शन लगा लिया कि ये मैग्नेटिक मोमेंट तब आएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, हो सकते हैं? खुद से चेक करो। देखो Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो ये वीक लिगेंड है। अगर सारे के सारे अनपेयर्ड भी होंगे, मतलब पेयरिंग नहीं होगी वीक लिगेंड की वजह से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4। यहाँ कोबाल्ट पर +3 है, और कोबाल्ट में +3 होने की वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d6 होता है, और 3d6 होने की वजह से खैर इसमें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है तो पेयरिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे? 0। यहाँ पर Zn2+ है तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। मगर जब हम Mn की बात करेंगे, मैंगनीज की बात करेंगे, तो Mn2+ आएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2, Mn2+। और Mn2+ का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? आर्गन 3d5 4s0। तो आप बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। MnBr4 2- में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। और इसी वजह से इसी कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5.9 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी, ठीक है बच्चों। देखो हर एक को मैं करके बता रहा हूँ, मैं चूंकि समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अगर मैं खुद से सॉल्व कर रहा होता तो मुझे खुद ही में सॉल्व करना होता, समय कम लगता, बोलना नहीं पड़ता। तो बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है कि पहले तो प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चंस होना चाहिए, क्वेश्चन होना इंपॉर्टेंट है। अब हो ही नहीं रहे हैं, स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहला टारगेट है कि क्वेश्चंस होना चाहिए, और दूसरा टारगेट है कि क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए। तो पहले होने पर प्रैक्टिस करेंगे, जब होने लगेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लो, हमें लगता है ये क्वेश्चन हो चुका है क्या शायद, देखते करके देखते। 89 क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। आप बताओ, आपको अभी हाल सिखाया, अभी हाल ही किया है शायद क्वेश्चन ये, कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। ये मैंगनीज का इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कोबाल्ट का है यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे, और यहाँ पर 4 होंगे, मगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो जाएगा। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का घटता हुआ जो क्रम है वो ये होगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अभी 2 क्वेश्चन पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है हमारा 90th क्वेश्चन है। ये देखो कह रहा है अमंगेस्ट, ये दिए हुए हैं। अब आपके इन सब के बारे में दिया हुआ है। अभी हाल ये क्वेश्चन फिर किया था, फिर क्वेश्चन किया था। आप बताओ NiCO के होल 4 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। ये भी कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो देखो NiCO होल 4 NiCN4 डायामैग्नेटिक, और NiCl का होल 4 2- पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया।
ठीक है। 91st क्वेश्चन को देख लेते हैं। 91st क्वेश्चन में क्या रहा है, अमंग द फॉलोइंग लोएस्ट डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ध्यान रखना, लोएस्ट डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म मतलब सबसे कम पैरामैग्नेटिक कौन होगा, तो कहोगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या कम होंगे। तो आप बताओ, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, Cu2+ है। Cu2+ में पैरामैग्नेटिज्म सबसे कम होता है। सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से ज़्यादा है, यहाँ भी 1 से ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जिसमें होंगे उसका डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म कम होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो CuSO4.5H2 होगा। अब हम देखते हैं 92nd क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कंपाउंड HgCOSCN4 कितना होगा। थोड़ा देर के लिए सोचो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, या कहें तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो आप बताओ Hg की होती है +2, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है X और SCN की होती है -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना पाओगे, +2, बराबर में 0 कर देना। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x बराबर +2। अब आप बताओ, कोबाल्ट पर अगर 2+ लगा दें और कहें कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या आएगा, आर्गन 3d7 4s0 और 3d7 में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू बराबर कितना हो जाएगा, √3 + 2 दैट इज √15। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, √15 बी आंसर होगा। इस तरह से हम 92nd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं बच्चों 93rd क्वेश्चन को। 93rd क्वेश्चन हमारा क्या है, द कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। किसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अभी हल सिखाया, NiCl का होल 4 2-। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, वीक लिगेंड है यहाँ पे, और इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। बाकी सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी, चेक करके देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो 94th क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स दैट इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है, तो इसमें चेक करो, पैरामैग्नेटिक और कलर्ड भी है, तो हमें लगता है यही आंसर दिख रहा है, CO। अभी हल चेक करो, इसमें CO2+ है और CO2+ में अभी हल सिखाया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 3d7 4s0। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और dd ट्रांजिशन भी होगा, तो इसी वजह से यही होगा जो कलर्ड भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। बाकी चेक कर लेना, इसमें Cr+6 है, 0 होगा। यहाँ पर Ti+4 है, ये भी 0 होगा। और यहाँ पर Cu1+ है, यहाँ भी 0 होगा, चेक कर लेना। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आएगी, +6। अब बताओ क्रोमियम +6 का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Cr+6 का, तो क्या आएगा, आर्गन 3d0 4s0। देखो d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, भले कलरफुल है मगर डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पर देखो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, NH4 का होता है +1, टाइटेनियम का X मान लो, Cl का होता है -1 बराबर 0। सॉल्व करोगे x बराबर कितना आएगा, +4। और अगर टाइटेनियम +4 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, आर्गन 3d0 4s0। देखो d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, भले कलरफुल हो, डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पर
कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, के की होती है +1, कॉपर की होती है x, Cn की होती है -1 बराबर 0, सॉल्व कर लेना। Cn4 है, 4 इंटू -1 बराबर 0, सॉल्व कर लेना। x बराबर कितना आएगा +1, और Cu+1 में 3d10 होता है, तो ये हमारा कलरलेस सॉरी डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, मात्र यही वाला चॉइस है जिसमें पैरामैग्नेटिक भी है और ये कलरफुल भी होगा डी ट्रांजिशन की वजह से। तो बच्चों इस तरह से हमने ये 94th क्वेश्चंस आपको करके बता दिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं। ये 95th क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। CrH2O whole 6Cl3 has a magnetic moment this, the correct distribution of 3d electrons। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 कब आएगा, 3.83 कब आएगा, थोड़ा सोच के देखो। √n+2 में √16 के आसपास लाना है, तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 नहीं 2 नहीं होंगे, 3 होंगे, 3 और 2 5, 5 3 15, हाँ ठीक है। अनपेयर्ड n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 3, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम 3 होंगे तो जाकर के इसका वैल्यू 3.83 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आप खुद से सोचो कि क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3 है और ये वीक लिगेंड है, तो आप बताओ क्रोमियम में हमारे पास 1 2 3 4 5 ये इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। ये वीक लिगेंड की वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा तो नीचे क्या होगा, DXY DYZ DZX, और ऊपर क्या होगा DX² -Y² और DZ²। अब आप बताओ 3 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो DXY में एक इलेक्ट्रॉन होगा, DYZ में एक इलेक्ट्रॉन होगा और DZX में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो DXY में एक इलेक्ट्रॉन, DYZ में एक इलेक्ट्रॉन और DZX में एक इलेक्ट्रॉन। तो हमें लगता है यही आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब में DXY DYZ DZ² हो गया, तो DZ² तो ऊपर है, वहाँ होगा नहीं, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट वाले में देखो x² -y² पहले ही ला दिया, ये गलत आंसर है। XY XZ ठीक है, ये बीच में आ गया, ये आंसर गलत है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। 95th क्वेश्चन है हमारा। आई थिंक आपको हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं 96th क्वेश्चन को। देखो 96 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। असाइन द हाइब्रिडाइजेशन शेप मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3CuCN का होल 4। अभी हाल सिखाया था Cu में 1+ रहेगा और 1+ की वजह से ये कैसा होगा, ये डायामैग्नेटिक रहेगा। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ है ये डायामैग्नेटिक है, तो आई थिंक हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इसका आंसर सीधा हो जाएगा sp3 और कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 96। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं अब हमारे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर आधारित हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर आधारित 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मैं सोच रहा हूँ आपको 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करा ही दूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ हमने कुछ किया है। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। बच्चों आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है वो होता है -4/9 डेल्टा T। ये एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है।
बस चेक करो कहाँ पर है, ये दिख रहा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डेल्टा टी इज इक्वल टू है, डेल्टा टी इज इक्वल टू -4/9 डेल्टा ओ, इस तरह रहता है। तो आपको दिख रहा है ये बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो 96 क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स is considerably less than octahedral field because आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड का अप्रोच होता है और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड का अप्रोच होता है। तो 6 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और 4 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग कम होगी। तो लिखा है देयर आर ओनली 4 लिगेंड्स इंस्टेड ऑफ 6, सो लिगेंड फील्ड इज ओनली 2/3 द साइज, हेंस डेल्टा टी इज 2/3। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, जब हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं तो लिगेंड्स का जो अप्रोच है वो अलोंग द एक्सेस होता है, और यहाँ जब हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं तो लिगेंड्स का जो अप्रोच है वो इन बिटवीन द एक्सेस होता है, जिसकी वजह से भी जो ऑर्बिटल्स हैं उनका लिगेंड्स के साथ डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो पाता है। तो सेकंड वाला पढ़ो, द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट coincide with the directions of the ligands. This reduce the crystal field stabilization energy delta by further 2/3। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी 2/3 घटता है, ये भी 2/3 घटता है। 2/3 घटता है नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होने की वजह से, और 2/3 घटता है लिगेंड की डायरेक्शन सेम ना होने, जो ऑर्बिटल की डायरेक्शन है वो लिगेंड्स के सेम ना होने की वजह से 2/3 घटता है। और 2/3 दो बार घटेगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4/9 टाइम्स घट जाएगा, इसलिए वो आपने डेल्टा टी लिखा था वो -4/9 ऑफ डेल्टा ओ था। तो उसके पीछे के यही दो रीज़न है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। बोथ पॉइंट्स ए एंड बी आर करेक्ट, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है Cr3+ फॉर्म 4 कॉम्प्लेक्सेस विथ 4 डिफरेंट लिगेंड्स। Cr ने क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर H2O के साथ, फिर NH3 के साथ, फिर Cn के साथ। तो आपसे पूछ रहा है कि CFSE का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। आपको पता है जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका CFSE ज़्यादा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn का है, तो सबसे ज़्यादा Cn का होगा। Cn के बाद NH3 है, फिर H2O है, सबसे लास्ट में कौन होता है, Cl। तो सबसे कम स्प्लिटिंग किस में होगी, Cl में, उससे ज़्यादा होगी H2O में, उससे ज़्यादा होगी NH3 में, सबसे ज़्यादा होगी Cn में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 100th क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन विल गिव द मैक्सिमम CFSE। इसको चेक कर लेना बच्चों। देखो हाई स्पिन और लो स्पिन में पहले आप सोच लो थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं। देखो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, ये T2G नीचे और EG ऊपर, ये होता है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, T2G, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, EG। इस पूरी स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, डेल्टा O। ये हमारा होता है बारी सेंटर, और इसकी इतने की वैल्यू होती है -0.4 डेल्टा O, और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है +0.6 डेल्टा O। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए तो इनकी स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। तो आप बताओ हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है। जैसे हाई स्पिन में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1
2, 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, इस तरह से भरा जाएगा। लो स्पिन 4 में 1, 2, 3 और फिर यहीं पे 4। तो लो स्पिन 5 में 1, 2, 3, 4 और 5। तो बताओ सबसे ज़्यादा नीचे इलेक्ट्रॉन कब आएंगे? इसी में आएंगे, लो स्पिन D5 में। चेक कर लेना, ये हाई स्पिन है, ये हाई स्पिन है। हाई स्पिन वाला तो होगा ही नहीं, लो स्पिन में चेक करना है D4 D5। तो लो स्पिन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहीं पर दिखाई देंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, बी आंसर नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। लिखा है द वैल्यू ऑफ CFSE फॉर द कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो। CFSE का क्रम बताना है। ये कोबाल्ट है, ये 3D सीरीज़ का है। ये रिहीनियम है, ये 4D सीरीज़ का है। ये इरिडियम है, ये 5D सीरीज़ का है। जैसे जैसे हम सीरीज़ में नीचे आते हैं CFSE का वैल्यू बढ़ता जाता है। ये लिगेंड देखो सेम है। यहाँ पर जो मेटल है, सेंट्रल मेटल, ये डिफरेंट सीरीज़ की है। तो ऊपर वाली सीरीज़ मतलब 3D सीरीज़ की स्प्लिटिंग कम होती है, 4D की ज़्यादा होती है और 5D सीरीज़ की बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे कम स्प्लिटिंग 1 की, फिर उससे ज़्यादा 2 की और फिर सबसे ज़्यादा 3 की होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। इसके बाद देखते हैं 102 क्वेश्चन। देखो 102 क्वेश्चन में देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ज़ीरो विल बी। मैक्सिमम किसके लिए होगा? तो आपको पता है जो लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगा। तो आप बताओ, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, मेटल तो सब सेम है। H2O वीक लिगेंड है, NH3 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, C2O4 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? CN। तो सबसे ज़्यादा CFSE किसके लिए होगा? CN लिगेंड के लिए होगा। ये हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। अब हमारा टॉपिक आ जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारी क्लास बहुत बड़ी हो गई है। तो हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं और फिर बाकी के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि अब आप लोग क्वेश्चंस घर पे करोगे तो होने लगेंगे। और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ज़ेइस सॉल्ट इज़ एन ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, जीजल सॉल्ट इसको हम लोग कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, एथिलीन इसमें पाया जाता है, C2H4 जब जिसमें दिखेगा वो हमारा जीजल सॉल्ट कहलाता है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, मैं अब आपको घर के लिए भेज दूंगा। इस 2-3 क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, मैंने उसको पॉइंट करके दिखा दिया है। उन क्वेश्चंस को भी अगर आप लोग कर लो तो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये 2-3 क्वेश्चन ही, ज़्यादा नहीं है। ये देखो, ये क्वेश्चंस मैंने अच्छे लगे इसलिए मैंने ले लिया। देखो ये जो क्वेश्चन है ये है इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत पूछा जाता है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एप्लीकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि द कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट। एंटी कैंसर एजेंट के रूप में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है? तो याद रखना ये सिस PtCl2NH3, जिसको हम बोलते हैं सिस्प्लेटिन, इसी का नाम होता है सिस्प्लेटिन। और सिस्प्लेटिन का यूज़ एंटी कैंसर एजेंट के रूप में किया जाता है। ये है 149 क्वेश्चन। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी खूब पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच लिगेंड इज यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लेड मेटल इन द बॉडी इन किलेट थेरेपी ट्रीटमेंट। तो देखो अगर हमारे शरीर में लेड पहुंच जाता है तो लेड की एक्सेस को रिमूव करने के लिए हमें कोई दवाई दी जाती है। वो दवा हमारे शरीर में जहां लेड होगा उसके साथ किलेट बना लेती है और किलेट सॉल्युबल होते हैं और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो लेड की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ऐसा लिगेंड वाला हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाता है एज ए मेडिसिन, जो लेड के साथ किलेट बना ले। तो आपको बताना है कौन है जो लेड के साथ किलेट आसानी से बना लेगा। तो उसका आंसर है EDTA। ये EDTA 4- है।
EDTA इसका फॉर्मूला बना हुआ है, EDTA4-, यही वो कॉम्प्लेक्स है जो लेड के साथ कीलेट बना लेता है और लेड की एक्सेस को हमारे शरीर से अलग कर देता है और लेड पॉइजनिंग को कम करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 150th क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड है। इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स एंड कंटेन्स कैल्शियम। सॉरी, बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, उन सबको बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। आपको इनकरेक्ट बताना है, तो आप बताओ। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट एंड कंटेन्स कैल्शियम, गलत है, कैल्शियम नहीं होता है, यही गलत स्टेटमेंट है। इसकी जगह क्या होता है? मैग्नीशियम। मतलब सही आंसर हमारा ए है। बट और भी चेक करो, हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन्स आयरन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है, आयरन में होता है हीमोग्लोबिन में। साइनोकोबालामीन ये विटामिन B12 होता है, कंटेन्स कोबाल्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए इज़ एन एंजाइम एंड कंटेन्स जिंक, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट जो पहला वाला है वो इनकरेक्ट है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ना कि कैल्शियम। तो बच्चों, इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज करे। जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे वो मैंने बता दिए, कुछ क्वेश्चंस और हैं करने चाहिए आपको, तो मैं अब आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप करिए। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। कल मुझे लगता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हम लोग अब आपको डिलीवर करेंगे। तो इसके बाद के लिए आप लोग तैयार रहिए और इसके बाद के टॉपिक को अब हम अगले लेक्चर्स में कवर करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए, अपने कमेंट कीजिए और सभी बच्चे खूब मेहनत करिए, सिलेक्शन पाइए और फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।